पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश स्वागत करता हूं आप सभी का। अपन पढ़ रहे हैं बेटा एल्किल हैलाइड, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसका दूसरा पोर्शन एरिल हैलाइड के बारे में अपन जानकारी कर रहे थे, उसके बारे में अपन पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें मैंने उसकी आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया। साथ ही मैंने आपको जो एरिल हैलाइड होते हैं उनके निर्माण की अभिक्रिया, जो मोस्ट रिएक्शन होती है उसमें सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, उनके द्वारा एल्किल जो एरिल हैलाइड है उनके निर्माण की अभिक्रियाएं अपन ने क्या की बेटा, कंप्लीट की हैं। अब अपन बढ़ेंगे देखकर प्रभु का नाम। अपन बढ़ेंगे बेटा किस ओर, अपन बढ़ेंगे इसकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एरिल हैलाइड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें एक तो ये रहता है कि जो गलनांक क्वथनांक है वह क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक अगर अपन बात करें तो ये जो समावेवी डाई एरिल हैलाइड, जैसे अगर अपन बात करें पैराक्लोरो डाइबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपके पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा समावेवी है, ये इसका मेटा समावेवी है और ये इसका क्या है बेटा, ऑर्थो समावेवी। अब आप देखने पर आपको महसूस हो रहा होगा कि इनके जो मोलिकुलर वेट है, जो इनका अणुभार है कंपाउंड्स का, वो समान है, लेकिन फिर भी इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा। वैसे तो अगर अपन बात करेंगे कि इनके गलनांक क्वथनांक समान होने चाहिए, समान होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है इस केस में। इस केस में जो आपके 1,4 पैरा जो समावेवी है, इनके पैरा डाइक्लोरो बेंजीन जो है आपके पास, पैरा डाइक्लोरो पूछता है वो आपसे बेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपके पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है आपके पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरो, ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। इनके गलनांक क्वथनांक समान होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है बेटा। थोड़ा सा डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। वो क्या है, वो अपने पास ये है कि ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है आपके पास, समझना बेटा, इनके गलनांक के मान इनसे ज्यादा होते हैं, जबकि समावेवी हैं लेकिन फिर भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरा डाइक्लोरो जो बेंजीन है ये सिमेट्रिक है, सममित है, सिमेट्री है इसमें, ये सममित है। तो सममित होने के कारण होता क्या है बेटा, इसका जो लेटिस है, क्रिस्टल जालक जो होता है, उसमें ये रेगुलर ज्यामिति, रेगुलर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अरेंजमेंट होता है और क्लोजली पैक्ड होता है। सममित होने के कारण ये निबिड़तम संकुलित होता है, निबिड़तम संकुलित। तो निबिड़तम संकुलित क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोज्ड पैक, इन दोनों की तुलना में।
क्रिस्टल जालक में ये क्लोजली पैक्ड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, तो इस कारण इसका जो गलनांक है वो अन्य दोनों समावेवी ऑर्थो हो या मेटा हो उनसे क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। एक तो रीजनिंग क्वेश्चन आपसे वो इससे रिलेटेड आता है। दूसरा, इसमें अगर अपन बात करें बेटा, एक इनके द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड होता है क्वेश्चन अपने इनका। होता क्या है बेटा, पैरा डाइक्लोरो ऑर्थो डाइक्लोरो, और ये हो गया आपके पास मेटा डाइक्लोरो। अब देखिए बेटा, ये जो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन है, इस पैरा डाइक्लोरो बेंजीन में हेलोजन इधर इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये इधर दूसरा हेलोजन परमाणु इधर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है बेटा, खींच रहा है। और इसकी जो ज्योमेट्री है अभी मैंने बताई, सममित है, सिमेट्री है इसमें, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, वो कितना हो जाता है बेटा, 0। और ये क्या हो जाता है बेटा, अध्रुवीय, नॉन पोलर हो जाता है। ये क्या हो गया बेटा, नॉन पोलर हो गया, क्योंकि इसमें जो हेलोजन परमाणु है दोनों एक दूसरे के विपरीत में है और दोनों एक दूसरे से विपरीत इलेक्ट्रॉनों खींच रहे हैं। डायरेक्शन मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है बेटा, डिफरेंस है। और डिफरेंस डायरेक्शन होने के कारण ये एक दूसरे को, इनका जो अपन कहते हैं डाइपोल, एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं। जबकि यहां ये अपनी ओर इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, इसमें ये इधर खींचेगा और ये इधर अपनी ओर खींचेगा। तो कुल मिलाकर यहां इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो गया। ऑर्थो का ज्यादा होता है और मेटा का फिर इससे कम होता है। तो समावेवी जो डाइक्लोरोबेंजीन होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होता है बेटा, वो क्या होता है, ऑर्डर होता है आपके पास ऑर्थो, फिर उसके बाद में मेटा, और लास्ट में क्या होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखो बेटा, मैं फिर बता देता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये नॉन पोलर है या इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है और हेलोजन परमाणु एक दूसरे के अपोजिट प्लेस पर सिचुएटेड होते हैं, जिससे ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इसका जो होता है वो सेम होता है, बट डायरेक्शन अलग होने के कारण 0। कुल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0, जबकि यहां लगभग एक सी डायरेक्शन में, यहां थोड़ा सा अलग। तो कुल मिलाकर इनमें नॉन 0 होता है, ये नॉन 0 है, ये भी नॉन 0 है, जबकि इसमें क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ये नॉन पोलर है, इसलिए ये क्या होता है, कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय। कार्बनिक विलायकों में विलय। तो ये कुछ बेसिक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं कई बार, जो इनकी क्लास डायरेक्ट ही रिलीज करते हो, वहीं एडिट नहीं करते हो इनको, फिर एडिट किया करो थोड़ा बहुत। चलिए बेटा, थोड़ा सा आज इस माइक का टेक्निकल इश्यू है, आवाज आ रही होगी आपके पास। हाँ बेटा, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और अब अपन एरिल जो हेलाइड्स हैं अपने पास, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैंने बेसिक जानकारी दी। अब अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड, एरिल
हैलाइड, एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें जो एरिल हैलाइड होता है बेटा, ये भी आपके पास एल्किल हैलाइड की तरह ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। एक बात, कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा बेटा वो देखो पहले। तो ये एक तो शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, इसमें दूसरी जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इन बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय में। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी जो अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। मैं कह देता हूं आपको, इससे रिलेटेड जो आरबीएसई आपका बोर्ड एग्जाम लेता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेता है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो अपन ने पहले भी पढ़ी थी, जिनको मैं एसएन रिएक्शन नाम दे रहा था, उन्हीं रिएक्शन के बारे में अब फिर से बात करेंगे। लेकिन क्या होता है बेटा, जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा, स्टार्ट कर देता हूं मैं आपके पास। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए बेटा होता क्या है, एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में, हैलाइड की तुलना में, एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कौन? ये आपके एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होता है। किसके कंपैरिजन बेटा? एल्किल हैलाइड की में कंपैरिजन। तो ऐसा क्यों होता है इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये डिटेल में क्वेश्चन आपके बहुत बार आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके डिटेल्स में आता है, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए बेटा, इसके कुछ रीजंस हैं जिनकी अपन बात करेंगे, एक एक करके इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता है कि एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील हो जाता है एरिल की तुलना में। तो इसमें पहला जो इसके कुछ कारण है बेटा, इसमें पहला कारण है CX बंध में संकरण का प्रभाव। CX बंध में संकरण प्रभाव। CX बंध में संकरण प्रभाव, आप समझिए बेटा क्या होता है, कैसे होता है। ये आपका एक एल्किल हैलाइड होता है CX, कार्बन और हेलोजन बंद होता है। ये आपका दूसरा क्या होता है बेटा, यहां देखिए तो मैं
ये एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड है और ये क्या है बेटा आपके पास एरिल हैलाइड है। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो देखो बेटा यहां इस कार्बन में कौन सा संकरण, आपको संकरण की ट्रिक बढ़ाई 3 और 1 4, कौन सा हो गया sp3, sp3 हो गया। और यहां इस कार्बन में देखो बेटा अगर अपन बात करेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा तो कौन सा हो गया sp2 संकरण हो गया। कौन सा हो गया बेटा sp2 संकरण। अब कार्बन दोनों हैं और दोनों ही कार्बनों में संकरण क्या हो गया बेटा अलग अलग। तो यहां जो कार्बन है आपके पास उसमें संकरण sp3 है और यहां sp2 है। तो जब संकरण sp3 होता है तो विद्युत ऋणता En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता का मान 2.5 होता है। कितना होता है बेटा 2.5 विद्युत ऋणता होती है जब sp3 कार्बन होता है। लेकिन यहां कार्बन sp2 हो गया तो जो विद्युत ऋणता है En है उसका मान 2.75 हो गया। मतलब यहां विद्युत ऋणता अधिक है, यहां विद्युत ऋणता कम है। तो ये विद्युत ऋणता कम होने के कारण होता क्या है बेटा इन अभिक्रियाओं में हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है। मतलब हेलोजन क्या करता है इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव यहां फेनिल कार्बोकेटाइन, यहां आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और ये हेलोजन यहां से क्या हो जाता है बेटा रिलीज हो जाता है। लेकिन अब आप समझो कि यहां रिलीज आसानी से हो रहा है, ये मैंने आपको बताया कि ये अधिक क्रियाशील है एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड की तुलना में। लेकिन इसमें अगर अपन बात करें कि ऐसा क्या हुआ तो देखो sp3 संकरण 2.5 या 2.75। तो विद्युत ऋणता का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो आप देखिए यहां विद्युत ऋणता कम है तो ये कार्बन इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कम खींचेगा, जबकि यहां इस कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक हो गई तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा और ज्यादा खींचेगा तो ये कम खींच पाएगा तो हेलोजन का निकलना आसान हो जाएगा। जबकि ये यहां वाला कार्बन इसको ज्यादा अपनी ओर खींचेगा तो हेलोजन को ये क्या करने नहीं देगा बेटा आसानी से रिलीज नहीं होने देगा। मतलब ये हेलोजन को यहां से हटने नहीं देगा आसानी से, जबकि यहां हेलोजन आसानी से हट जाता है। इसलिए एक रीजन तो ये हो गया कि इसकी विद्युत ऋणता में अंतर का यह कारण रह गया जिससे यहां हेलोजन आसानी से नहीं निकल पाएगा, जबकि यहां हेलोजन आसानी से क्या हो गया बेटा निकलने जाएगा। अब देखो दूसरा देखो तो एक तो संकरण का प्रभाव हो गया कि क्या हो गया उसको अगर आप नोट्सों के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित होता है जिसकी विद्युत ऋणता 2.5 होती है, जबकि एरिल हैलाइड में जो हेलोजन से अटैच कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है जिसकी विद्युत ऋणता का मान 2.75 होता है। तो अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण एरिल हैलाइड में हेलोजन का निष्कासन क्या होता है बेटा मुश्किल से होता है। दूसरी बात देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एम प्रभाव। मीजोमेरिक इफेक्ट की अगर अपन बात करें जिसमें रेजोनेंस की बात करेंगे एम प्रभाव। अब एम प्रभाव में क्या होता है देखो बेटा, या आप इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा, क्या आपका हेलोजन परमाणु ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन पे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो होता क्या है एरिल हैलाइड में हेलोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ किसमें भाग लेता है बेटा, बेंजीन वलय के साथ, बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है।
अनुनाद में क्या करता है बेटा, भाग लेता है। तो जैसे ही इसकी आप देखेंगे बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो इस कार्बन पर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, धनावेश आ जाता है। यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर अपन बात करें इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो इस पर क्या आ जाता है बेटा, धनावेश का आगमन हो जाता है। और जैसे ही इस पर धनावेश का आगमन होता है तो ये जो लोन पेयर है यहां डबल बॉन्ड के रूप में अटैच हो जाते हैं। किस रूप में हो जाते हैं बेटा, डबल बॉन्ड के रूप में यहां आ गया। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहां पहुंच गया। तो जब ये पहुंचता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है। ये जैसे आएगा ये धनावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे। देखो जो रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही शिफ्टिंग होती है, परमाणु अपनी जगह ही रहते हैं। अब नेक्स्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसका बनेगा उसमें क्या होगा बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे बेटा, यहां पहुंचेंगे। ये यहां आ गए, ये यहां थे ही, ये वाले यहां पहुंचे। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे बेटा, यहां पहुंचेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन है रेजोनेंस में, परमाणु अपनी जगह रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे, ये यहां आ गए, ये यहां है। अब क्या होता है बेटा, नेक्स्ट में ये यहां पहुंचेंगे तो वापस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है बेटा, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन आपके सामने हो रहा है। ये क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके सामने है बेटा। अब इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, अनुनाद संकर जिसे आप कहते हैं बेटा, इन सभी संरचनाओं का जो मिला जुला रूप होता है वो देखो बेटा, वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि ये हेलोजन यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आया, आ गया बेटा, आंशिक आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। पूरी जो रिंग है में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस पर क्या है बेटा, पॉजिटिव, पर क्या है, पॉजिटिव। तो अब देखिए अब देखिए बेटा, थोड़ा सा माइक का इश्यू था, हो गया, हमारी टीम हमारे साथ है। देखिए बेटा, अब ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है तो यहां आंशिक डबल बॉन्ड आ गया, जबकि एल्किल हैलाइड में तो ऐसा कहीं भी, देखिए मैं लिखूं यहां, तो एल्किल हैलाइड में तो ऐसा कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आता है। तो डबल बॉन्ड नहीं आया तो बेटा आपको पता है, अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में जब होता है तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बॉन्ड लेंथ कम होने पर बॉन्ड को डिसोसिएट करना क्या हो जाता है बेटा, मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यहां आंशिक द्विबंध पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आने से हेलोजन का निष्कासन आसानी से नहीं होता है, इसलिए क्रियाशीलताएं क्या हो जाती है बेटा, घटते जाती है। यानी कि जब इसको अगर आप लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि एरिल हैलाइड में हेलोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण CX कार्बन हेलोजन बंध में आंशिक द्विबंध पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, जिससे इसका डिसोसिएशन आसानी से नहीं होता है।
कंपेरिजन टू एल्किल हैलाइड की तुलना में। तो ये दो रीजन है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारण है वो ये है बेटा, देखो तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है कि जब एल्किल हैलाइड जो होता है, ये हेलोजन जब यहां से रिमूव होता है तो फॉर्मेशन करता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है, और जो स्टेबल भी है। क्या है बेटा? मध्यवर्ती क्या है? ये स्टेबल भी है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी अपन ने देखा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी है इसका। लेकिन जो एरिल हैलाइड होता है आपके पास, एरिल हैलाइड होता है, उसमें क्या होता है बेटा? जैसे ही ये हेलोजन रिलीज होता है तो यहां आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका? फेनिल कार्बोकेटाइन का। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? फेनिल कार्बोकेटाइन। और ये फेनिल कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। ये फेनिल कार्बोकेटाइन मैं आपको बताऊं अस्थायी होता है, और अस्थायी होता है तो किसी का मध्यवर्ती अगर अनस्टेबल है ना, तो वो बॉन्ड क्या होता है बेटा? जैसे ये स्टेबल है तो ये बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा टूटेगा। ये स्टेबल है तो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा? ज्यादा ब्रेक होगा। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। जबकि इसका जो मध्यवर्ती है अनस्टेबल है तो ये बॉन्ड क्या होगा? लेस ब्रेक, कम ब्रेक होता है। लेस ब्रेक होता है, कम ब्रेक होता है। जबकि ये क्या होता है बेटा? ज्यादा ब्रेक होता है, ज्यादा टूटता है, जिससे इसकी जो क्रियाशीलता है बेटा वो बढ़ जाती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे, जिसमें एक था कि संकरण का जो इफेक्ट है वो, दूसरा था अनुनाद प्रभाव मीजोमेरिक इफेक्ट का, और तीसरा जो है वो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन और फेनिल केटाइन का स्थायित्व है कि कार्बोकेटाइन स्थायी हो जाता है, जिसलिए वो डिसोसिएट होता है एल्किल हैलाइड में ज्यादा, और इसमें ये अनस्टेबल होता है तो ये कम डिसोसिएट होता है। तो ये 3 रीजन आपके पास है बेटा, जो ये शो कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, या एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या है बेटा? कम क्रियाशील है। एरिल हैलाइड कम क्रियाशील है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में। आगे अपन डिस्कस करेंगे बेटा इसकी जो रिएक्शंस है के एग्जाम्पल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।